हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलो उसे शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि गाइस, ब्राइड ऑफ गुसु ट्विंजेड जो मेरी सीरीज़ थी, जो कि मैंने अपने BL स्टोरी टेलर चैनल पे आप लोगों के साथ बड़ी मजबूरी में शेयर की थी, उसको मैंने 3 पार्ट में लिखा है। मतलब उसकी मैंने 3 सीरीज़ निकाली थी। एक मॉडर्न थी जो कि डार्क वर्ल्ड नाम से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, और जो थर्ड है वो ब्राइड ऑफ गुसु ट्विंजेड बुक 3 के नाम से है, जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। वो स्टोरी भी लगभग 10 पार्ट में, या लगा लो कि 5 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी शेयर्ड ओमेगा देखना पसंद करते हैं, शेयर्ड वेवोशन देखना पसंद करते हैं, वो सीरीज़ को देख सकते हैं, जो कि पहले भी उस सीरीज़ के फ़ैन रहे हैं। और बाकी लोग जो कि ऐसी सीरीज़ पसंद नहीं करते, तो प्लीज़ वहाँ जाकर हेटेड कमेंट मत कीजिएगा। आप लोगों के लिए हार्टलेस प्रिंस आती रहेगी। तो चलिए आज के पार्ट को हम फिर से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम लैन शिचन ने यहाँ पर चंचा के पास उसे मिलने आने के लिए बताया था, लेकिन 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 एंड मोमेंट पे कुछ इम्पोर्टेंट काम आने की वजह से वो अपने प्लान को कैंसिल कर देता है। यहाँ पर जंगचा और वेवुशन ने पूरी तैयारी की हुई थी, क्योंकि आज एम्प्रर उनके आंगन में आ रहे थे, होने वाली एम्प्रेस से मिलने आ रहे थे। उन्होंने ढेर सारा खाना बनाया हुआ था, तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था। सारे लोग लाइन में खड़े हुए थे और एम्प्रर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। बेचारे, सुबह सुबह वो लोग लाइन में खड़े हुए थे, सारा काम कर चुके थे, सब कुछ तैयारियां रेडी थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बज गए, पर एम्प्रर का कोई नामो निशान नहीं था। बार बार निगाहें बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, सारे लोग धूप में कड़कती सिर्फ निगाहें गेट पर डालकर खड़े हुए थे कि एम्प्रर आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन शाम तक कोई भी नहीं आता। बस एक स्क्रॉल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि एम्प्रर कुछ दिन के बाद विज़िट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल एम्प्रर विज़िट नहीं कर पाएंगे। यह देख के जंगछा बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया था। पल पल उसका हौसला इधर आने के बाद टूटता था, फिर जुड़ता था, फिर टूट जाता था। उसके लिए एक इंसल्ट जैसा ही था कि एम्प्रर जैसे इंसान ने होने वाली एम्प्रेस से वादा करके मुकर गए। हालांकि लैन शिचन मुकरना नहीं चाहते थे। दूसरी ओर उन्हें बहुत सारी चीज़ों की न्यूज़ मिली, जैसे कि वेन सेक्ट में क्या क्या हो रहा है। चीशान कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, और वो वहाँ पर अपने लोगों को कुछ स्ट्रेटजी बनाकर भेजना चाहते थे। और आसपास रशा में भी उन्हें पता चला कि कुछ लोग बहुत सारी तस्करियाँ कर रहे हैं, जिसमें वो भी जानना चाहते थे कि आखिर आसपास के माहौल में चल क्या रहा है। और कुछ स्ट्रेटजी बनाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों की टीम को अपने पास बुलाया। इसलिए ये सब चलते चीज़ों की वजह से वो एम्प्रेस से नहीं मिल पाए। वो हालांकि मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, देखना चाहते थे, उसकी सोच को समझना चाहते थे, और देखना चाहते थे कि क्या वो बंदा कैपेबल है या नहीं। छोटी जगह से आकर भी वो कुछ टाइम ज़रूर देना चाहते थे, पर अफसोस यह टाइम उन्हें मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जंगछा बड़ा ही निराश हुआ था उस दिन। वो सुबह से भूखा बैठा हुआ था कि महाराज के साथ ही कुछ खाएगा, लेकिन अफसोस शाम होते होते ही सबकी भूख मर गई थी। बड़ी मुश्किल से सबने वो खाना खाया दोबारा से गर्म करके, लेकिन जंगछा को बड़ा ही इंसल्ट महसूस हुआ, क्योंकि सभी नौकर दबे मुंह ये बातें कर रहे थे कि एम्प्रर को बिल्कुल भी प्यार नहीं है, इसलिए तो वो उसे देखने तक नहीं आए, और उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। यह दबे मुंह बहुत सारे नौकर बोल रहे थे, लेकिन अभी एम्प्रर वो बना नहीं है, इसलिए उसके पास ज़्यादा नौकर नहीं है, पर जितने भी हैं वो जानता है कि वो उसकी दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर से भी ज़्यादा गरीब है। पर जंगछा इस सब का गुस्सा भी निकाल नहीं सकता। वो मन में सोचता है कि अभी जितने लोग हैं उतनी ज़ुबानें होंगे, और उतने लोग उस पर कमेंट करेंगे, और वो इन सबको जवाब ऐसे नहीं देना चाहता। वो एम्प्रेस बनने के बाद इन सबको जवाब देना चाहता है कि वो कैपेबल है या नहीं। वो अपनी कैपेबिलिटी के दम पर बनेगा एम्प्रेस, या फिर हैंगवेन जुन की भीख में उसे एम्प्रेस बनने का उपाधि मिल चुकी होगी। ये सब चीज़ें वो अपने मन में ही ठान लेता है। वहीं दूसरी तरफ आउटस्कर्ट में गुसु के बड़ा सन्नाटा सा था। आज सोंगलेन और शाओ चंचन दोनों ही अपना अपना नाम अंकन करने जा रहे थे। सोंगलेन को इस
पैलेस के गार्ड में भर्ती होना था, उसे पैलेस में आना था, उसे राजा और राजशाही लोगों के बीच में रहना था। पैलेस गार्ड राजा के होते हैं, लेकिन नवांगची के पास भी हैं। उसे उन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना था, क्योंकि उनके पास एक मकसद था। और वहीं दूसरी ओर शाओ शिनचेंग एक ओमेगा था, जो कि एक ओमेगा सर्वेंट बनना चाहता था। महल के रानियों की, महल में जितने भी ओमेगास थे, कॉन्क्यूबाइंस थी या फिर कॉन्सॉर्ट थी, उन सभी के लिए उसे तैयार किया जा रहा था, क्योंकि बहुत जल्द एम्प्रेस बन जाएगी। इस शहर को एक नई एम्प्रेस मिल जाएगी, जिसके आसपास बहुत सारे नौकर चाकर चाहिए। और आने वाले समय में हेंगुन की भी तो एक ओमेगा होगा। हेंगुन के ओमेगा के लिए भी तो नौकर चाकर चाहिए होंगे। इसलिए यहाँ पर शाओ शिनचेंग अपनी भर्ती के लिए आ गया था। दोनों एक दूसरे को इशारा करके अलविदा करते हुए यहाँ पर अपना अपना नामांकन कर देते हैं। उन दोनों का जैसे ही नाम अंकित हो जाता है तो उन लोगों को बोला जाता है कि 1 महीने में उनका सारा प्रशिक्षण, या फिर कहा जाए कि 20 दिन के अंदर ही शुरू हो जाएगा। दोनों गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि अब वो मौका आ गया है जिसका वो न जाने कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्हें महल के अंदर दाखिला मिलने में बड़ी ही आसानी होगी। वो चाह कर कोशिश करना चाहते थे कि वो जैसे तैसे करके महल में सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्हें दिन रात की मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर जब वो अपना नाम अंकित करने आता है सोंगलेन, तो वो देखता है कि नी मिंगजू, जो कि इन सब चीज़ों पर ध्यान रख रहे थे, उनके साथ एक ओमेगा भी वहाँ आया हुआ था। सारे इतने बड़े बड़े अल्फ़ा का प्रशिक्षण एक ओमेगा वहाँ पर सिर्फ फ़ैन चलाते हुए आ रहा था। उसकी नज़र पड़ती है उस बंदे पे कि वो, उसे लगता है कि ये तो इंसल्ट है ना, एक अल्फ़ा का दाखिला यहाँ पर हो रहा है, वो अपनी पदवी के लिए जा रहा है, लेकिन ओमेगा यहाँ पर फ़ैन करते हुए उन सबको देख रहा है और मुंह बना रहा है। यहाँ पर बहुत सारे घर के अल्फ़ा कहीं ना कहीं ऑफेंड हो रहे थे कि आखिर ये ओमेगा यहाँ क्या कर रहा है, और ख़ुद को फ़ैन से हवा करता हुआ यहाँ पर नी हुएसेंग इधर उधर घूमने लगता है। उसकी नज़र बहुत सारे लोगों पर जा रही थी, पर उसे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। फिर यहाँ पर लाखों की भीड़ में लोग खड़े थे, हज़ारों की भीड़ में लोग खड़े थे, या कहूँ सैकड़ों की, और वो अपने पंखे को यहाँ पर हिलाते हुए इधर उधर चलता रहता है, मटकता रहता है। वो जहाँ भी जाता था 2-3 नौकर उसके आसपास, कोई पानी लेके चलता था, कोई उसे पंखा करता रहता था, कोई उसके सिर के ऊपर छतरी लेके आता रहता था। और ये सब ठाट मार देखकर कहीं लोग जल रहे थे, कहीं लोगों को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो धूप में खड़े हैं सुबह से घंटों, कुछ लोगों को धूप में खड़े हुए हो गए हैं, और यहाँ पर ये ओमेगा इतनी प्रिविलेज दे रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बड़े अधिकारी का ओमेगा भाई है। नी मिंगजू यहाँ पर छोटे मोटे नहीं बल्कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। यहाँ पर शाओ शिनचेंग की नज़रें भी उस पर जाती हैं। नी हुएसेंग को देखकर उसे लगता है कि कितना बेवकूफ़ है, अपनी लग्जरी हम लोगों को दिखा रहा है, लगता है नया अमीर हुआ होगा। और वहीं पे सोंगलेन उसे देखता है और सोचता है कि ये कितना बेवकूफ़ है, इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, इससे दोस्ती करना सही रहेगा। इसलिए जैसे ही नी हुएसेंग जा रहा था जानबूझकर उसके पास, जब वो उससे जस्ट 1 कदम दूर था, या फिर कहा जाए 2 कदम दूर था, तभी अपने साथ वाले को जानकर सोंगलेन ने अपने हाथ से ऐसे पिंच किया कि वो जाकर नी हुएसेंग से टकराया, और नी हुएसेंग एकदम से धक्का लगने की वजह से बस गिरने ही वाला था कि सोंगलेन ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में बचा लिया। जैसे ही सोंगलेन ने उसे अपनी बाहों में बचाया, नी हुएसेंग ने कसकर उसे पकड़ लिया। फिर नी हुएसेंग ने उसकी बाहों से अपने आप को छुड़ाया और अपने पंखे को ज़ोर से उसकी बाजू पे मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुमने मुझे कैसे छुआ। यहाँ पर नी हुएसेंग अपने पंखे से सोंगलेन के सामने खड़े हुए इंसान को मारना शुरू कर देता है और कहता है, इसका नाम काटो, इसको इस साल एडमिशन नहीं मिलेगा। वो अल्फ़ा बार बार झुककर उसे माफ़िया मांगता है कि नहीं, मैंने ये जान के नहीं किया, पता नहीं कैसे मैं एकदम से आपकी तरफ आ गया। नी हुएसेंग कहता है, नहीं, निकलो यहाँ से। सोंगलेन मन में सोचता है, ये इंसान तो कितना अकड़ू है, कितना बदतमीज़। तभी नी मिंगजू आकर कहते हैं, क्या हुआ नी हुएसेंग, तमाशा क्यों कर रहे हो। नी हुएसेंग भाई की तरफ पीछे देख के कहता है, भाई इसने मुझे धक्का दिया,
अभी मैं नीचे गिर जाता और मुझे चोट आ जाती। देखो ना, ये इस बदतमीज अल्फा ने मेरे पास आने की कोशिश की। देखो ना भाई, अगर मैं गिर जाता, मुझे चोट आ जाती, तो इस इंसान को आप रद्द कर दीजिए, ये परीक्षा नहीं दे पाएगा। तभी यहाँ पर उसके भाई घूर कर देखते हैं और उस इंसान से पूछते हैं, तुमने मेरे ओमेगा भाई को धक्का क्यों दिया? वो बंदा कहता है कि मैंने नहीं दिया, पता नहीं कैसे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गलती से गिरने लगा। तभी नी मिंगजू उसके पास आते हैं, उसके कॉलर को पकड़ते हैं और कहते हैं, सच सच बताओ, क्या तुम्हारी गलत इंटेंशन थी? वो आदमी एकदम से डर गया और कहा, नहीं नहीं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आप उच्च परिवार से हैं, आप इतने बड़े मिनिस्टर हैं, आपके ओमेगा भाई को मैं गंदी नज़र से देख भी नहीं सकता। मैं सच बताऊं तो मेरी बीवी और बच्चे हैं घर में, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरी चेकिंग कर सकते हैं। मेरे बीवी और बच्चे हैं, प्लीज़ मुझ पर ये जुल्म मत कीजिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो यहाँ पर नी मिंगजू उसके कॉलर को छोड़ देते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम पे यकीन कर रहा हूँ, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। और फिर वो नी हुसैन को कहते हैं, आज के बाद यहाँ पर मत आना, तुम जब भी जहाँ आते हो हमेशा बखेड़ा खड़ा कर देते हो। नी हुसैन कहता है, पर ब्रदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं, चुपचाप घर जाओ। नी हुसैन मुंह सैड सा बना लेता है और मुंह गुस्से में देखता है उस बंदे को जो कि उसकी तरफ आके गिर गया था, और उसे गुस्से में देखते हुए चला जाता है और कहता है, देख लूँगा मैं तुम्हें। वो आदमी अपने कपड़े ठीक करता है और कहता है, आज का तो दिन ही ख़राब है, शुक्र है कि मुझे चांस मिल गया, मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था। मैं किसी ओमेगा की तरफ देखूंगा तो मेरी बीवी तो मुझे वैसे ही मार देगी। उसके पीछे खड़ा हुआ सोंगलेन मन में सोचता है, नी हुसैन, नी फैमिली के हो तुम, इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आएगा। अब तुम ही सीढ़ी बनोगे मेरी महल तक पहुंचने की। तुम्हारा भाई काफ़ी ज़्यादा समझदार है, पर तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, पर मज़ा आएगा तुम्हारे कंधे पर रख कर बंदूक चलाने में। सोंगलेन मुस्कुराता है। शाओ शिनचैन ये सब दूर से देख रहा था और वो थोड़ा सा हर्ट फील करता है, लेकिन फिर वो मन में सोच लेता है कि ये बेहतर तरीका है, इस ओमेगा को जैसे तैसे करके मक्खन लगाना ही होगा, चापलूसी करनी ही होगी और अपनी तरफ करना ही होगा, उसे जैसे तैसे करके महल में घुसना है। यहाँ पर ये दोनों मुस्कुरा रहे थे, वहीं सीन चेंज होता है। यिलिंग के पास के युनमग में थोड़ा सन्नाटा था। सबको खबर मिल गई थी कि जंगछा पहुंच चुका है और वेवुशियन भी, लेकिन सभी को पता चला था कि कैसे जंगछा पर पूरी मिनिस्ट्री हंस रही थी। ये खबर कहीं ना कहीं दिल तोड़ने वाली थी मैडम यू और जियांग फेमिया के लिए। जियांग फेमिया बस अपने दोनों ओमेगा पुत्रों को खुश देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वेवुशियन और जो हमारा जंगछा है वो बस कुछ भी करे, खुश रहे। और ये भी पता चलता है उन्हें कि अगर यहाँ पर जंगछा ने ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो जंगछा के साथ साथ पूरे क्लैन को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए वह हमेशा दिन रात प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र एम्प्रेस बनने की जितनी भी उसे एग्ज़ाम दिया जा रहा है, उससे जितनी भी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें वो करके दिखा दे, ताकि उन लोगों को कभी भी आँच ना आए। उन लोगों को वैसे भी गिफ्ट के तौर पर बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें भेज दी गई थी। हैंगवन ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज भी दी थी, इसलिए वो अपनी इस प्रिविलेज को छोड़ना नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग उनसे संधि भी कर रहे थे। जो लोग पहले उनसे नफरत किया करते थे, अब वो जानते थे कि इसी सेक्ट से, युनमग सेक्ट से ही अब होने वाली एम्प्रेस होगी। इसलिए चापलूसियाँ ना जाने कितने लोग उन्हें खत भेजने लगे थे, उनसे व्यापार करने लगे थे, उनके पास आने लगे थे। लेकिन जियांग्स को सिर्फ एक डर सताता था कि अगर जंगछा उस टेस्ट में फेल हो गया तो क्या होगा, तो क्या ये सारा प्रिविलेज उनसे छीन लिया जाएगा, क्या सबको मार दिया जाएगा। वो कहीं ना कहीं डरे भी हुए थे, यकीन भी करते थे अपने बच्चों पर ज़्यादातर लोग जानते हैं कि महल में कैसी पॉलिटिक्स होती है, इसलिए थोड़े अशांत था उनका मन, बिल्कुल अशांत। हलचल रहती थी हर वक्त मन में, और हर वक्त उन्हें जिज्ञासा होती थी कि आखिर महल में चल क्या रहा है। आज से पहले कभी उन्होंने महल की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने की सोची नहीं, लेकिन अब उन्हें पल पल की खबर, अपने दोनों बच्चों की खबर, उनकी सलामती की खबर रखने के लिए उनका मन हमेशा विचलित होता रहता था। और यहीं से सीन बदलता है। वेवुशियन अगला दिन हो जाता है। वो जानता है कि पिछले दिन जंगछा को कितना बुरा लगा था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और रात में बस थोड़ा सा ही खाना खाया था।
चुपचाप गुमसुम होकर अपने बिस्तर पर लेट गया था। लेकिन विभूषण तो ऐसा नहीं कर सकता ना, उसे प्रिविलेज नहीं है। यहाँ पर वो सुबह सुबह ही ट्यूटर को चंचा के पास भेज देता है, जो उसे बहुत कुछ सिखाता है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे चाय परोसनी है, कैसे खाना परोसना है, कैसे शराब परोसनी है, किसका क्या पहले पास्ट हुआ करता था, कौन सी डायनेस्टी को इन लोगों ने अभी तक जीता है, किस राजा को इन्होंने गद्दी से हटाया है, किस राज्य में किस राजा को इन्होंने फ़िलहाल बैठने के लिए स्थान दिया है, और सम्राट के आगे कौन कौन से जो राजा हैं वो झुकते हैं, कौन कौन से मंत्री झुकते हैं, सब चीज़ों की वो पढ़ाई करता रहता था। लेकिन विभूषण को आज घर से बाहर निकल कर जाना था। आज उन्होंने जो ड्रेस का ऑर्डर दिया था ना, वो सिल के आने वाली थी, इसलिए वह बड़ी ही एक्साइटेड होता है। इसी बहाने उसे जो घूसू की गलियां थी ना, उनमें घूमने का मौका मिलता था। विभूषण को घूमना, घुमक्कड़ों की तरह ऐश करना बहुत पसंद था, जहाँ पर कोई उसे नोटिस नहीं करेगा, जज नहीं करेगा, गॉसिप नहीं करेगा। बस वो बाहर एक सुंदर सी ड्रेस निकालता है। उसे वैसे तो काला कलर बहुत पसंद था, लेकिन बाहर जाते हुए वो देखता था ना कि सारे ओमेगा रंग बिरंगी कपड़ों में घूमते रहते हैं, इसलिए आज वो अपने लिए बड़ी ही प्यारी सी नीले रंग की ड्रेस निकालता है, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मोरनी जैसी, मोरनी की गर्दन जैसी उसके ऊपर के अंदर वाले रोब्स थे, और बाहर के स्काई ब्लू कलर में, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और जो उसकी स्कर्ट थी वो ग्रीन कलर में थी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत। और पूरे पे काम हो रखा था जरी का, गोल्ड का, जो बहुत खूबसूरत और एक्सपेंसिव लग रही थी। वो अपने बालों में खूबसूरत खूबसूरत पिन भी लगाता है, क्योंकि वो बाहर जा रहा था, तो अब उसे सिंपल से कपड़े पहनने के या नौकरानी वाले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं थी। और वो मज़े से यहाँ पर चहचहाते हुए वहाँ से निकलता है, क्योंकि आज उसे बहुत सारा सामान भी लेके आना था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। और यहाँ पर जैसे ही वो मुस्कुराते हुए बाहर जा रहा होता है, उसे दूर से ही शुयांग देख लेता है। शुयांग भी उसके पीछा पीछे करना शुरू हो जाता है। विभूषण जैसे ही पैलेस के गेट से बाहर निकलता है और वो लोगों को दिखाता है कि फ़िलहाल के लिए वो मार्केट जा रहा है, उसने अपना टोकन दिखाने के बाद वहाँ से खिलखिलाते हुए बाहर आ गया था। विभूषण बहुत खूबसूरत लग रहा था। शुयांग भी अचानक से उसके पास आके कहता है, हे कैसे हो तुम? तो विभूषण उसे देख के कहता है, हाय तुम यहाँ कैसे? शुयांग कहता है कि वो मैं पास में ही जा रहा था। यहाँ पर शुयांग अनाथालय के लिए निकल रहा था, लेकिन जब उसने विभूषण को देखा तो दोनों साथ साथ चलने लगे। विभूषण यहाँ पर उसे मुस्कुरा कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, कुछ नहीं, बस यहीं पे कुछ बच्चे हैं जो कि अनाथ हैं, उनका ख्याल रखने के लिए ही जाता हूँ। उनके लिए मैंने काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लिए हैं। विभूषण जैसे पीछे देखता है ना, तो शुयांग के कंधे पे एक कपड़े में बहुत सारी चीज़ें थी, जो कि वो उन बच्चों के लिए लेके जा रहा था। शुयांग मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो विभूषण बताता है कि कुछ नहीं, उसने कुछ कपड़े सिलने का ऑर्डर दिया था, उन्हीं को लेने जा रहा है। तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए शुयांग कहता है, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी अल्फा से चुपके से मिलने जा रहे हो। क्या बात है, क्या तुम्हें कोई पसंद है? विभूषण एकदम से ब्लश करना शुरू कर देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है, और वैसे भी मुझे खुद के लिए सुंदर दिखना बहुत पसंद है। मैंने यहाँ देखा है लोग बाग बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, तो जब भी पैलेस से मुझे बाहर निकलने का मौका मिलेगा, मैं भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनूंगा, क्योंकि पैलेस में रानी से ज़्यादा सुंदर आप नहीं पहन सकते, आई मीन एम्प्रेस से। लेकिन मुझे इस तरह के कपड़े पहनने बहुत पसंद है। पैलेस में तो हर चीज़ का एक ड्रेस कोड है, पर बाहर निकलने पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर वो मस्ती करते हुए इधर उधर घूम रहा था, और उसकी ये प्यारी प्यारी हरकतें देखकर शुयांग भी मुस्कुरा रहा था। वो लोग यहाँ पर जो हमारा विभूषण था ना, वो तो कपड़े कलेक्ट करने के लिए चला जाता है, और शुयांग अपने ही शू परिवार के उन छोटे छोटे बच्चों बुज़ुर्गों से मिलने के लिए एक जगह चला गया था। दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। यहाँ पर शुयांग बच्चों के साथ समय बिताता है, उनको खाने के लिए बहुत कुछ देता है, और सारे शुयांग को देखकर बहुत मुस्कुराते थे, क्योंकि शुयांग कभी कभी उन लोगों से मिलने आया करता था, और जब भी वो मिलने आता था तो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता था। और सभी लोगों को, ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जिसे गिफ्ट्स लेना ना पसंद हो, तो इसलिए शुयांग की ये सारे जेस्चर सबको बहुत अच्छा लगता था। वहीं विभूषण जो था वो मुस्कुराते हुए उस दुकान पे गया जहाँ पर उसने कपड़े बनने के ऑर्डर दिए हुए थे। वो आदमी अचानक से उसे देखकर मुस्कुराया और बोला,
आपका ऑर्डर तैयार है। और उसने विभूषण को बहुत सारे कपड़े, जो जितने भी उनके पैलेस के नौकर थे या जियांग्स के नौकर उनके साथ आए हुए थे, उन सब के लिए उसने ड्रेसेस बनवाई हुई थी। वो देखता है, एक एक ड्रेस को ढंग से देखता है कि सारी ढंग से बनी है या नहीं बनी, और जितनी भी उनकी ज्वेलरी थी वो भी पसंद कर लेता है। जैसे कि जियांग्स का घर जो था, उनके आसपास झील हुआ करती थी और नदी हुआ करती थी, और साथ में वहाँ पर लोटस बहुत खिलते थे, तो उसने सारों के लिए लोटस पिन भी बनवाए हुए थे और कुछ ब्रॉच जैसा भी बनवाया हुआ था जो लोटस का दिखता था, जिससे पता चल जाए कि ये रानी के नौकर हैं। तो उसी तरीके से वो सारी चीज़ें लेता है जो भी उसे पसंद आता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत मेकअप भी लेता है जंगछा के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे मिलने के लिए यहाँ पर एम्परर आएंगे। तो वो देखता है कि इस सिटी में ना थोड़ा मेकअप भी मिलता है, और मेकअप भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरा ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ, जो कि बहुत अच्छा था। और उसकी खुशबू तो दूर से ही किस बंदे को दीवाना कर सकती थी, इसलिए वो नेचुरल प्रोडक्ट लेता है। फिर वो कुछ लेप भी लेता है जो उनके चेहरे के लिए बहुत अच्छे होंगे, और बालों में लगाने के लिए कुछ पिन भी लेता है। और मोस्टली उसने सोने से जड़ी हुई चीज़ों को ही लिया था। उसने वो सारी ट्रेजेडी जो उसे आजकल गिफ्ट में मिल रही थी एक्स एम्प्रेस से, यानी कि मैडम लैन से, उन सब का इस्तेमाल करता है। और मुस्कुराते हुए, मटकते हुए उन सब चीज़ों को पैक करवा के यहाँ पर उसने एक बड़ा सा लॉडर ले लिया था जो कि घोड़े से चल रहा था, और उस इंसान को सीधा महल का पता दे दिया था कि ये सारा सामान वहीं पहुंचाना है। विभूषण ने कहा था कि ये सामान जैसे ही वहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद ये सब दिखाते ही पैलेस वाले लोग उनको बाकी के पैसे दे देंगे। यहाँ पर विभूषण जो था वो आसपास की मार्केट में घूमने निकल गया। उधर जब तक विभूषण ने सारा काम किया था, तब तक शुयंग ने भी अपना सारा काम कर लिया था। और शुयंग भी विभूषण को जब इधर उधर मार्केट में घूमते हुए देखता है ना, तो उसके पास आ जाता है। यहाँ पर विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, याद रखना, मुझे ना भुनी हुई मूंगफली आज फिर से लेके जानी है। फिर वो पास में ही गरम गरम जलेबी देखता है और कहता है, जंगछा ने एम्प्रेस ने मुझसे भी मंगवाया था, तो मुझे ये भी लेके जाना है। गहरी सांस लेते हुए शुयंग कहता है, तुम्हें जो लेना है ले लो। वैसे विभूषण उसकी तरफ देख के कहता है, लास्ट टाइम तुमने मुझे पार्टी दी थी, आज मैं तुम्हें दूंगा, बताओ क्या खाना है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए शुयंग कहता है, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, लगता है यहाँ आते ही तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हो। विभूषण मजाक करते हुए कहता है, वैसे भी गुसू में आते ही बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अभी तक सबने मुझे कुछ ना कुछ दिया है, जब से हम यहाँ आए हैं तो होने वाली एम्प्रेस को इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, मज़ा आता है। तो उसकी इतनी प्यारी सी मुस्कान देख कर ना बेचारा शुयंग कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में, बताओ क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम मुझसे चाहते हो। विभूषण कहता है, वैसे तो मैं कुछ नहीं चाहता, बट अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, पर अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कोई चीज़ तुम्हें देनी चाहिए तो तुम दे सकते हो, मेरी साइड से कोई मना ही नहीं है। और ऐसे ही बोलते हुए वो दोनों के दोनों पास में चले जाते हैं। पास में जाने के बाद वो लोग बड़े बड़े मोमोज खाते हैं जो कि पनीर से बने हुए थे और सोया से भी, जो कि उन्हें बहुत डिलीशियस लगते हैं। फिर वो आसपास के स्टॉल पे घूमते हुए गुड़िया के बाल खाते हैं, यानी कि कॉटन कैंडी, जो कि बहुत डिलीशियस होती हैं। फिर वो लोग जलेबी को पैक करवाते हैं और भुने हुए मूंगफलियों को भी, जो कि जंगछा की फेमस थी। और भुनी हुई मूंगफलियाँ और जलेबियाँ पैक कराने के बाद एकदम से एक इंसान वहाँ पर गाना गाना शुरू हो जाता है। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, बहुत मीठी थी, जिसका सारा ध्यान वो सबका अपनी तरफ केंद्रित कर लेता है। और विभूषण उसका गाना सुनने के लिए एक जगह रुक जाता है, उसकी तरफ देखता है। ये जो गाना था ना, वो गुसू के साथ साथ यीलिंग की लैंग्वेज भी सुना रहा था। ऐसे डायलॉग जो सिर्फ एक टाइम पे यीलिंग के लोग ही सुना करते थे। यहाँ पर गुसू और यीलिंग दोनों की मिठास थी उसमें। और उस गाने को सुनने के लिए पता नहीं क्यों विभूषण के कदम रुक गए थे। ये गाना शायद उसने अपने बचपन में कभी सुना है, उसकी नानी ने सुनाया है या उसके माँ बाप सुनाते होंगे, पता नहीं कहाँ, पर सुना है उसने ये गाना। उसकी आँखें एकदम चमक जाती हैं और इमोशनल हो जाती हैं। वो उस इंसान के गाने में खो जाता है और बस एक जगह रुका हुआ उस चीज़ को ही सुनता रहता है। ये चीज़
शुयिंग भी नोटिस करता है। शुयिंग देख रहा था कि सामने एक बुज़ुर्ग इस गाने को गा रहे थे और उन्होंने अपने हाथों में एक छोटी सी सारंगी भी ली हुई थी जिससे वो बजा रहे थे। वो विभूषण को इस तरह से मंत्रमुग्ध देख के उसे हिलाता है। विभूषण थोड़ा इमोशनल महसूस करता है और शुयिंग उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम्हें घूसू के डायलॉग कैसे पता है, और तुम्हें पता है इस गाने में घूसू ही नहीं बल्कि हीलिंग की भी बात हो रही है। विभूषण इमोशनल होकर कहता है कि तो वो पूछता है तुम्हें कैसे पता। शुयिंग कहता है कि तुम हीलिंग की भाषा कैसे जानते हो। विभूषण चुप होते हुए कहता है कि हीलिंग नहीं, वो मैंने सुना है कि एक ऐसा शहर था, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, जाना है, और हमारे लोकल लोग भी वहीं के गाने गाते हैं। शायद यिलिंग और युनमग आसपास थे इसलिए। तो यहाँ पर शुयिंग कहता है तुम सही कह रहे हो। इस पूरे सेक्ट को एक टाइम पे बहुत बुरी तरीके से बर्बरता से ख़त्म कर दिया गया था। पता नहीं वहाँ का कोई जिंदा भी बचा था या नहीं, पर मैंने सुना है वहाँ के गाने बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। आज मेरे को बचपन में लोग बताते थे, और आज ये गाना सुनकर मन को इतना सुकून मिल रहा है, इतनी ठंडक मिल रही है कि सच में अगर कुछ चीज़ें बर्बाद ना हो, तबाह ना हो और हमेशा के लिए संभाली जा सके तो कितना खूबसूरत होता है ना। विभूषण कहता है कुछ चीज़ें अगर संभाली जाएं तो बहुत खूबसूरत होता है। थोड़ा इमोशनल होता है। तो यहाँ पर शुयिंग भी थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि उसका परिवार भी तो सब खत्म हो गया था। बच्चे कुछ छोटे बच्चे और कुछ बुजुर्ग हैं जो कि ज़िंदा हैं, जिनकी देखरेख के लिए वो आता है। वो दोनों ही थोड़ा इमोशनल महसूस कर रहे थे क्योंकि दोनों के ही कुनबे एक तरह से ख़त्म हो चुके थे। वो दोनों सेम पेन फील कर रहे थे। यहाँ पर शुयिंग कहता है कोई बात नहीं, सेंटी मत हो, चलो हमें वापस भी जाना है, पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम का समय हो गया। यहाँ पर लवांग जी जब देखता है कि शुयिंग छुट्टी लेकर आज कहीं गया है तो वो सुशी को अपने पास बुलाता है, गहरी सांस लेता है और सुशी से सारी बात कर रहा था कि वन से चीशान के अंदर क्या क्या चल रहा है, और उसे बहुत सारे आइडिया भी दे रहा था। उसे और भी चीज़ें बता रहा था कि गरम हथौड़ा कैसे मारना है और कैसे पूरी की पूरी चीज़ की यहाँ पर तख्त को बिल्कुल पलट के रख देना है। मास्टर स्ट्रोक कब जाना चाहिए, कब ऐसा हुक्म का इक्का निकालना होगा कि पूरा तख्ता पलट हो जाए और लोगों को लगे कि ये सब उन्होंने किया है, बट ये किया कूसू में बैठे हुए हेंगुन चुन ने है। शुशे उसकी सारी बातों को सुन रहा था और शुशे यहाँ पर अपने नोट्स भी बना रहा था। हेंगुन चुन ने उसे बहुत सारे पत्र लिखने के लिए कहा था जिस पे वह अपनी छाप भी छोड़ रहा था। उसके अलावा यहाँ पर हेंगुन चुन ने भी उन पर अपनी सील लगा दी थी। वो पत्र छोटे मोटे नहीं थे बल्कि उनके गुप्तचरों के लिए थे। और फिर सुशे वहाँ से हेंगुन चुन के पास चला गया था। यहाँ पर विभूषण मुस्कुराता हुआ टहलता हुआ अपने साथ बहुत सारा सामान लिए हुए था। यहाँ पर विभूषण जब इमोशनल हुआ ना तो वो सेंटी लग रहा था। तो पता नहीं क्यों उसको उसका हाथ पकड़कर यहाँ पर मुस्कुराते हुए शुयिंग पास में ही लेकर गया जहाँ पर बहुत सारी कैंडीज़ बनी हुई थी, कोई ड्रैगन में, कोई कैसे, और किसी में चॉकलेट डली हुई थी, किसी में फ्रूट का जेल डला हुआ था, और वो बड़ी अच्छी लग रही थी। विभूषण उन कैंडीज़ को खा रहा था। उसके हाथ में बहुत सारा सामान था इसलिए शुयिंग अपने हाथ में उन सामान को पकड़ लेता और विभूषण और वो दोनों कैंडीज़ खाते रहते हैं। कैंडीज़ इतनी ब्यूटीफुल शेप में थी, कोई लोटस की, कोई बटरफ्लाई की, कोई ड्रैगन की, और विभूषण ने स्पेशल अपने लिए लोटस वाली मंगवाई भी थी। और वो एक कैंडी एक्स्ट्रा भी ले लेता है क्योंकि वो चंचा को भी ये कैंडी देना चाहता था। हाँ, वो इस बारे में किसी को बोल नहीं सकता कि एम्प्रेस बाहर की कैंडी खाती है, लेकिन वो काफ़ी खुश था। विभूषण का सारा सामान शुयिंग भी उठा रखा था और वो ऐसे ही करते करते पैलेस के गेट तक आ जाते हैं। विभूषण ने अपनी पूरी कैंडी खा ली थी, लेकिन उसने इतनी सारी कैंडीज हाथ में ली हुई थी कि वह खुशी खुशी अलविदा बोलता है हमारे शुयिंग को और वहाँ से चला जाता है। शुयिंग फिर से अपनी कैंडी खाते खाते वापस से हेंगवन चुन के पैलेस के पास पहुँच गया। तब उसे याद आया कि शिट, वो जंगछा और विभूषण का सामान तो अपने साथ ले आया है, जलेबी और फिर से वो भुनी हुई मूंगफलियाँ। लेकिन जैसे ही वो कदम एकदम से अंदर रखता है तभी उसका टकराव हो जाता है हेंगवन चुन से।
हैंगुनजुन उसके पास आते हैं और कहते हैं शुयंग तुम आ गए। लेकिन हैंगुनजुन की नाक में एक खुशबू आती है। यह खुशबू यह खुशबू ये खुशबू तो किसी और की है, उनके ओमेगा की। वो शुयंग का आसपास सूंघते हैं और फिर शुयंग के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर स्मेल करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि शुयंग ने उनके ओमेगा को छुआ था। वो गुस्से में शुयंग का हाथ ज़ोर से पकड़ते हैं और दबाते हैं और कहते हैं तुम कहाँ थे शुयंग? तुम तो आज के दिन अनाथ बच्चों से मिलने जाते हो ना? शुयंग घबरा गया और कहा कि मैं उनसे ही मिलने गया था, लेकिन वो आपने बताया था ना कि मुझे उससे प्यार का नाटक करना है ओमेगा से, वो मुझे मिल गया। और हैंगुनजुन वो हम लोगों ने साथ समय बिताया। हैंगुनजुन ने और ज़ोर से उसका हाथ दबाया और कहा क्या? शुयंग कहता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ हैंगुनजुन। और हैंगुनजुन एकदम से उसके हाथ को छोड़ते हैं और कहते हैं तुम दोनों कहाँ गए थे? गहरी सांस लेते हुए शुयंग कहता है हम बस मार्केट में थे, कुछ भी नहीं। वो हम लोग पहले एक साथ निकले यहाँ से, वो आगे आगे चल रहा था, तब वो मुझे मिला और फिर वो बताने लगता है कि किस तरह से वो लोग मार्केट में गए, फिर अलग हो गए थे। फिर सारा ताम झाम कराने के बाद विभूषण जो था वो दोबारा से उसे मिल गया। वो लोग खाते पीते आए, कैसे उन्होंने एक सॉन्ग सुना, कैसे उन्होंने अपना दिन बिताया। और ये सब सुन के ना लवांगची का गुस्सा एकदम ऊपर हो गया था। लवांगची की आंखें जैसे खून से भरी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी किसी चीज़ पे हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की है। हैंगुनजुन गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि तुमने उसे छुआ क्यों? ये शब्द शुयंग को डरा देते हैं। शुयंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है जैसे हैंगुनजुन ने ये क्या पूछ लिया। वो कहता है मैंने छुआ नहीं, वो मैं बस उसे अपने साथ प्रोटेक्ट करके यहाँ तक लेके आ रहा था। हैंगुनजुन कहते हैं कि अच्छा ये क्या है? तो वो कहता है कि ये उसी का सामान है, वो हमारे हाथ में इतनी सारी कैंडीज थी। गुस्से में हैंगुनजुन गुस्से में उसकी बाजू को ज़ोर से पकड़ते हैं और कहते हैं शुयंग मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें उससे करीबी रखनी है, लेकिन प्यार नहीं करना है। शुयंग की आंखों में हैंगुनजुन को उसने इतने कस के शुयंग को पकड़ा हुआ था कि उसकी आंखें नम होती हैं और कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं अपने ख़ानदान की कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ हैंगुनजुन। मैं बस उसके हाथ में सामान था, मैंने बस वो सामान ले लिया और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अपने आप को शांत करते हुए हैंगुनजुन कहता है कि ठीक है, उसका सामान कल दे आना, जाओ जाके आराम करो। यहाँ शुयंग का थोड़ा चेहरा उतर गया था। वो कहता है लेकिन इसमें गरम जलेबी और मैंने कहा ना उसका सामान कल दे आना। जाओ अंदर जाओ, नहाओ, तुम्हारे पास से किसी दूसरे ओमेगा की खुशबू नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर शुयंग कुछ आर्ग्यू नहीं कर पाता, चुपचाप अपने घर में चला जाता है और चुपचाप जाकर मल कर खुद को नहा रहा था, क्योंकि हैंगुनजुन का ऑर्डर था और उसके टेबल पर वो जलेबी और वो मूंगफली पड़ी हुई थी। गहरी सांस लेते हुए वो बेचारा नहाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। हैंगुनजुन ने उसके हाथ इतनी तेज़ पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ में निशान पड़ गए थे और उसकी बाजू पे भी। उसे बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि हैंगुनजुन ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया है। हाँ वो गुस्सेल है, वो करता है ऐसा बिहेव, पर पता नहीं क्यों उसे आज हैंगुनजुन की आंखों में अपने लिए नफरत देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हैंगुनजुन कभी किसी के लिए ऐसा बिहेव उसके साथ नहीं करते हैं पर ऐसा नहीं करते। वो अब आगे से सतर्क रहना चाहता था। यहाँ बिल्कुल पत्थर चेहरा लेके लवांगची भ्रमण के लिए निकलता है। वो अपने काफिले को लेकर आज भ्रमण के लिए निकला, लेकिन उसने शुयंग को जानबूझकर अपने साथ ना चलने के लिए बोल दिया था। धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे वो एम्प्रेस के महल के बाहर आ गया था और फिर वो अनाउंसमेंट करवाता है कि अनाउंसमेंट कर दो कि मैं एम्प्रेस से मिलने आ रहा हूँ। यह अनाउंसमेंट होते ही सब जगह सन्नाटा बिखर गया था। विभूषण जो कि पास के ही जगह पर वो सारी चीज़ों को गिन रहा था जो कि उसने मंगवाई थी, और वो भूल ही गया था कि जलेबी या फिर बाकी चीज़ें भी उसने मंगवाई थी। यहाँ पर शुयंग
जो कि अपने कमरे में नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि कमरे में मूंगफली तो पड़ी हुई हैं लेकिन जलेबी नहीं है। वो आसपास देखने लगा कि मैंने यहीं तो रखवाई थी। तभी हेंगुनजुन अपने नौकर से कह के उस जलेबी का थैला अपने हाथ में लेता है और चलते हुए हेंगुनजुन भूल गया कि मूंगफली भी देनी थी। बस वो जलेबी ही नौकर लेकर आ पाया और हेंगुनजुन उसे लेकर धीरे धीरे कदमों से चढ़कर यहाँ पर आंगन में आ गया था एम्प्रेस के, जंगछा के। जंगछा अचानक से खड़ा होता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है क्योंकि अनाउंसमेंट होने लगती है कि हेंगुनजुन आए हैं। और जंगछा को पता नहीं था कि वो कमरे में रुके बाहर आए क्या करे, लेकिन तभी दोबारा अनाउंसमेंट होती है कि हेंगुनजुन आपसे मिलने के लिए आंगन में खड़े हैं। यहाँ पर जंगछा चुपचाप चलकर बाहर आता है। विभूषण जो कि एक कमरे में ही काउंटिंग कर रहा था सारे कपड़ों की, सारी चीज़ों की, वो अचानक से वहीं पे रुक गया था। वो बाहर देखने की कोशिश करता है लेकिन हेंगुनजुन की पीठ थी उसकी तरफ, इसलिए वो ज़्यादातर चीज़ें देख नहीं पाता। वो देखता है कि इस आदमी का ऑरा कैसा है ना, और वो यहाँ पर अपने जंगछा के चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा शिकन देख सकता था। वो जानता है कि जंगछा कितना डरता है इस आदमी से। यह आदमी जल्लाद है, जल्लाद। कि तभी जंगछा यहाँ पर जैसे ही हेंगुनजुन के सामने आकर उन्हें बो करता है, तभी हेंगुनजुन कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें जलेबी खाना बहुत पसंद है, तो देखो तुम्हारे लिए ये रही जलेबी। और जैसे ही हेंगुनजुन यहाँ पर जंगछा को जलेबी देते हैं, जंगछा का तो दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हुआ। यहाँ पर वो उसे डांटने लड़ने नहीं आया बल्कि जलेबी देने आया है। वो बेचारा तो कंफ्यूज होता है कि हेंगुनजुन कब से उसकी इतनी परवाह करने लगा। वो तो कुछ सोच ही नहीं पाता। तभी हेंगुनजुन अपने हाथ से उसे इशारा करते हुए कहते हैं पकड़ो इसे। तभी वो बेचारा फटाफट से अपने सदमे में से बाहर आकर उस जलेबी को पकड़ता है और थैंक यू बोलता है। तभी हेंगुनजुन कहते हैं कि तुम्हें जलेबी खाना बहुत पसंद है, हमारे यहाँ खोए और गुड़ की बहुत अच्छी जलेबी मिलती है। वैसे तुम चाहो तो बनवा कर घर में भी खा सकते हो, उसके लिए तुम्हें अपने अटेंडेंट को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही बोलकर हेंगुनजुन कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारी एम्परर से मीटिंग अच्छी रहे। बेचारा जंगछा तो कुछ बोल ही नहीं पाता और सिर झुका के खड़ा रहता है। और हेंगुनजुन आस पास देखता है और उसे खुशबू आती है विभूषण की, जो कि एक कमरे में है। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं और वो जानबूझकर उस साइड मुँह ही नहीं करता जिस साइड से उसे ओमेगा के फेरोमोन्स आ रहे थे, अपने ओमेगा के फेरोमोन्स। इसलिए वो जानबूझकर दूसरी साइड चेहरा करता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ तुम्हें जलेबी देने आया था, मैं चलता हूँ। और जंगछा को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। जलेबी देने हेंगुनजुन उसके द्वार पे आया है, पर क्यों? क्या जलेबी इतनी इम्पोर्टेंट है? वो बेचारा तो ये सोच रहा है कि यार ये जलेबी की क्या किस्मत है, हेंगुनजुन उसे देने आए हैं, पर कहाँ से? ये तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था कि हेंगुनजुन कभी उसके द्वार पे जलेबी लेके आएंगे। वो बेचारा ये सोच ही रहा था कि इतने तक तो हेंगुनजुन मुड़कर दूसरी तरफ मुंह करके वहाँ से चला भी गया। और विभूषण फिर से आज हेंगुनजुन को नहीं देख पाया था। वो दूर से ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे और पता नहीं क्यों इस आदमी के यहाँ आने पर ही उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि पता नहीं क्यों उसके हाथों में भी पसीना आ गया था, उसके माथे पे पसीना आ गया था। और वो हेंगुनजुन के उनके परिसर से बाहर जाते ही कमरे से बाहर आ जाता है और जंगछा के पास आता है। जंगछा यहाँ पर कहता है कि इस जलेबी में जहर तो नहीं है ना? विभूषण कहता है कि ये जलेबी ये तो वही है ना जो मैं लेके आया था। जंगछा कहता है तुम लेके आए थे, पर क्या हेंगुनजुन के पास कैसे पहुँच गई? विभूषण यहाँ अपने सिर पे हाथ मारते हुए कहता है कि शिट, उनका जो राइट हैंड है ना शुयिंग, मैंने उसे पकड़ा दी थी। मैं ना कैंडी खा रहा था, मुझे नहीं पता था कि हेंगुनजुन खुद तुम्हें देने के लिए यहाँ आ जाएंगे। पर ये तो बहुत स्ट्रेंज है ना, छोटी सी चीज़ देने आए हैं, कि अजीब नहीं है जंगछा? कहीं उन्होंने जहर तो नहीं मिला दिया? यहाँ पर जंगछा डर रहा था क्योंकि हेंगुनजुन की दी हुई चीज़ को वो फेंक भी नहीं सकता था और वो बेचारे तो खाते हुए भी डर रहे थे। वो चुपचाप अंदर आता है और नौकरानी को सबसे पहले वो जलेबी खोलने के लिए कहता है। और जलेबी खोलने के बाद एक नौकरानी को बुलाकर सबसे पहले उसे टेस्ट करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो खा लेती है उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो भी डर डर के खा रही थी कि उसकी मौत ना हो जाए। पर वो जैसे तैसे बेचारी खाती है। उसके बाद ही जंगछा और विभूषण एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उस जलेबी को उठाते हैं
और फिर उस जलेबी की पहली बाइट लेते हैं। बेचारे इतने डरे हुए थे कि उस जलेबी की पहली बाइट तो वो ले ही नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था अभी उनको जहर हिट करेगा और वो मर जाएंगे, उनके मुंह से खून निकलेगा, खून की उल्टियाँ होंगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या हो गया? ये कैसा मजाक है? आखिर एक इंसान उनकी जलेबी देने क्यों आएगा? उन दोनों का तो दिमाग ही घूम चुका था। वो बेचारे तो इसी पागलपन में बिल्कुल बेवकूफ़ हो चुके थे कि आखिर क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। भाई कोई तो बता दे कि कोई आता है उनकी बैंड बजा जाता है, कोई आता है जलेबी देने आ जाता है, कभी कोई मूंगफली देने आ जाता है, कभी कोई सोने के गहने देने आता है बेचारे। पर फिर उनका कंसंट्रेशन वापस से मुड़कर जलेबी पे आता है और वो खाना शुरू कर देते हैं। फिर विभीषण को याद आता है कि शिट, भुनी हुई मूंगफली तो फिर से हेंगुंजन के वहाँ रह गई। पर उस बेचारे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी लेने जाने की, क्योंकि वो जानता है कि कितनी अजीब, मतलब हेंगुंजन के आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, उन सबका ऑरा ऐसा है कि शुयंग के अलावा उसे बाकी सब भी अजीब सस्पिशियस नज़रों से देखते हैं और उसे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ये सोचता है कि टेररिस्ट थोड़ी है वो कोई। गहरी गहरी सांस लेते हुए उन बेचारों का ये दिन कटा था और शुयंग भी अपने कमरे में बैठा हुआ था। शुयंग यहाँ बेचारा जलेबियों को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वो बाहर एक शख्स से पूछता है। हेंगुंजुन भ्रमण करके 2 घंटे बाद वापस महल आ गए थे और हेंगुंजुन को आते हुए देखकर शुयंग यहाँ पर एक बंदे से पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताता है कि आज आज बहुत ही अजीब घटना घटी है। हेंगुंजुन ने एक एम्प्रेस के लिए जलेबी भेजी है। जैसे ये खबर पूरे पूरे के पूरे महल के अंदर कोसू के आग की तरह फैल जाती है। हर बंदा यही दबी दबी आवाज़ में बात करता है कि हेंगुंजुन का एम्प्रेस से कुछ चल रहा है। हेंगुंजुन ने आज दिन तक किसी को बिना मतलब के कुछ भी नहीं दिया और वो सिर्फ एम्प्रेस की इच्छाओं का ख्याल रखने के लिए जलेबी देख के आए हैं। यानी कि लगता है हेंगुंजुन एम्प्रेस के साथ नाजायज़ संबंध रख रहे हैं। इस तरह की अफवाहें एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान पहुंच ही गई और अचानक से इसी बात का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे मिनिस्टर ने शीचेन को काउंटर करने का सोचा। वो लोग झुंड बनाकर शीचेन के द्वार पर गए। शीचेन आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसे पता चला कि 5 मिनिस्टर उसके द्वार पे आए हैं, जिनमें से एक जिन क्वांगशान था। जैसे ही जिन क्वांगशान का नाम सुनकर उसने सबको अंदर बुलाया तो वो सभी आकर उसे झुककर प्रणाम करते हैं। तभी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है लैन शीचेन कि आखिर आज ये सारे मंत्री उसके द्वार पर क्या करने आए हैं। तभी एक मंत्री उसे बताता है कि हम आपकी खैरियत पूछने आए थे। वो अभी कोर्ट लगने में हमने सुना है कि कुछ दिन बाकी हैं, पर सम्राट, क्या आपने वो बात सुनी? क्या आपने सारी अफवाहें सुनी? तभी जिन क्वांगशान की सस्पिशियस नज़रों को देखते हुए यहाँ पर वो पूछने लगता है लैन शीचेन की क्या बात, और आप लोग अचानक से मेरे कमरे में कैसे आए हैं? कोर्ट में अभी टाइम था और अगर आपको कोई बात करनी थी तो आप कोर्ट में कर सकते हो, तो आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तभी जिन क्वांगशान झुककर अपने सिर को झुकाकर घुटनों के बल बैठकर फटाफट माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, सम्राट मुझे माफ़ कर दो, सम्राट मुझे माफ़ कर दो, पर एक संगीन इल्ज़ाम लगा हुआ है जिसे मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता। घर के यहाँ तक कि महल के सारे लोग दबी हुई जुबान में एक बात कर रहे हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए सम्राट। हम आप तक ये रूमर लाना नहीं चाहते, हमें नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, प्लीज़ सम्राट हमें माफ़ कर दीजिए। तभी सम्राट डर जाता है और कहता है कि माफ़ी मांग रहे हैं आप सब, पर किस बात की? मुझे कुछ नहीं पता, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या हुआ है? तभी वो लोग फटाफट से एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, सम्राट क्या आपको नहीं पता कि कैसी कैसी अफवाहें चल रही हैं? यहाँ पर उन लोगों की तरफ अजीब व गरीब निगाह से देखते हुए वो कहता है कि कैसी अफवाह, क्या बात चल रही है, क्या आप मुझे खुल के बताना चाहेंगे? गहरी सांस लेते हुए वह मिनिस्टर बोलता है कि सम्राट, हमने सुना है कि हेंगुंजुन आपकी होने वाली एम्प्रेस के आंगन में गए थे। एकदम से शीचेन की मुट्ठियाँ भिज जाती हैं और कहता है, तो वो कहता है कि आपके छोटे भाई ने एम्प्रेस की पसंद की जलेबी दी। ये सुनते ही पहले तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल लगता है कि जलेबी दी, फिर एकदम से उसकी आंखें और भौहें तन जाती हैं। वो मन में सोचता है कि
उसके भाई ने कभी किसी को एक गिलास पानी भी पीने को नहीं दिया होगा, और एम्प्रेस के लिए वो जलेबी लेके गया। एम्प्रेस कोई और नहीं बल्कि उसका फेटेड ओमेगा है, शिजन का, और उसका छोटा भाई लवांगची। आखिर लवांगची के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या इन दोनों के बीच में? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी जिन गुआंगशन आगे आते हुए कहता है, सम्राट हमें डर लग रहा है। क्या क्या आपको लगता है कि एम्प्रेस के हेंगोजुन के साथ नाजायज संबंध? तभी शिजन अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लेता है और गुस्से में अपने सामने पड़ी हुई शाही को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है, बकवास बंद कीजिए और अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जाइए। यहाँ पर जिन गुआंगशान देख चुका था कि उसका पैतरा काम आ गया। वो हल्का सा नीचे झुकता है, मुस्कुराता है और फिर वहाँ से खड़े होकर सारे के सारे मंत्रियों को इशारा करके बाहर ले जाता है। यहाँ पर बाहर आने के बाद वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि अब तुम दोनों भाई लड़ते रहना। छोटी सी चिंगारी काफ़ी है। मेरी बेइज्जती की थी ना उस हेंगुंजुन ने, देखता हूँ उससे तो मैं उसकी अकल ठिकाने लगा कर ही रहूँगा। बहुत समझता है ना खुद को। यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए आंगन से बाहर चला गया, लेकिन दूसरी ओर शिजन, वो गुस्से में तिल मिलाया हुआ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि अपने फेटेड ओमेगा को वो किसी दूसरे अल्फा के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो कभी भी जंजा को किसी और के साथ नहीं देख सकता, किसी भी कीमत पे नहीं। भले ही वो उससे प्यार नहीं करता, उसके लिए परवाह नहीं करता, लेकिन उसका फेटेड ओमेगा है। उसे कोई दूसरा अल्फा आके उससे छीन जाए, ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने मंत्री से कहता है कि कल सुबह वो सीधा एम्प्रेस से मिलने जाएगा। और ये रात बहुत भारी थी। जंगथौर विभूषण को तो कुछ समझ में नहीं आया कि सीन क्या चल रहा है, और शुयेंग को भी बहुत बुरा लगता है जिस तरह से लवांगजी ने उसे ट्रीट किया था, जैसे मानो उसके दिल के टुकड़े हुए हों, क्योंकि वो जानता है कि लवांगजी ने कभी उसके साथ इतना रूड बिहेव नहीं किया। पर अब क्यों? क्या हो गया है उसके मालिक को? एक अल्फ़ा होने के नाते वो अपने अल्फ़ा मालिक को हमेशा से ही अलग थलग देखते आया है, लेकिन अचानक से आज उस पर भी गुस्सा कर रहा है। ये चीज़ उसको मन ही मन बहुत दुख देती है। यहाँ पर लवांगजी, जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे कि क्या शुयेंग और उसके ओमेगा के बीच में कुछ संबंध? नहीं, वो अपनी करवटें चेंज कर रहा था। और दूसरी तरफ लैन शिचन का तो पारा हाई हो चुका था। उसकी ओमेगा एम्प्रेस, क्या उसके साथ उसके भाई ने संबंध बनाए हैं? क्या उसका भाई उसकी ओमेगा के साथ सो चुका है? हम बिस्तर हो रहा है उसकी पीठ के पीछे? क्या उसका फेटेड ओमेगा किसी और अल्फा को? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं। वो अपने भाई को सब कुछ दे सकता है, वो ये गद्दी भी छोड़ सकता है, लेकिन अपने फेटेड ओमेगा को उसके बिस्तर पर कभी नहीं जाने दे सकता। ना जाने कैसे कैसे सवाल उसके मन को कुचल रहे थे, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, उसके दिल को दर्द दे रहे थे। शायद इतना गुस्सा तो उसे कभी नहीं आता, और शायद वो कभी इस तख्त के लिए भी नहीं लड़ेगा, लेकिन वो अपने फेटेड ओमेगा को अपने भाई के साथ नहीं देख सकता। बस उसके मन में यही चल रहा था। और अगली सुबह, वो रात बहुत भारी थी दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि उन दोनों को ही अपने अपने ओमेगा की चिंता थी, जिसे वो देखना भी पसंद नहीं करते, जिससे वो प्यार भी नहीं करते, लेकिन एक ऐसा ऑब्सेशन है ना कि अपने फेटेड को किसी और के साथ देखा भी नहीं जा सकता। किस्मत ऐसी चीज़ है कि आप किसी को प्यार करो ना करो, लेकिन अगर आप उसे जुनून रखते हो, उसे पाने का, उसे अपना बनाने का, तो आप उसे किसी के साथ नहीं देख सकते। आप उसे बर्बाद कर सकते हो, लेकिन आप उसे किसी और का होने नहीं दे सकते। बस अल्फ़ा की यही किलस जाती है जब वो अपने फेटेड को किसी और की बाहों में देख लें। शिचन से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, और वहीं शुयंग टेबल पे पड़े उन मूंगफलियों को ही देख रहा था और गल्प करता है। वो मन में सोचता है कि सुबह होगी तो वो इन मूंगफलियों को वापस से जाके एम्प्रेस को दे देगा, क्योंकि बड़े ही प्यार से विभूषण ने एम्प्रेस के लिए चीज़ें खरीदी थी। और वो बस मन में मुस्कुराता है, लेकिन डरता है, बहुत डरता है कि अगर उसकी एक गलती रही तो जितने भी शू फैमिली के छोटे छोटे बच्चे बचे हैं ना, उन सब की जान खतरे में पड़ सकती है। अगली सुबह, और इतनी प्यारी तरीके से चिड़ियों का चहचहाना,
विभूषण की नींद खुलती है और विभूषण एक गहरी सांस लेता है, मुस्कुराता है, कमरे से उठता है, गुनगुनाता है, गुनगुनाते गुनगुनाते नहाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जंगछा भी, उसे अनाउंसमेंट हो गई थी कि आज एम्परर मिलने आने वाले हैं, लेकिन उसे लग नहीं रहा था आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। और जंगछा यहाँ पर मुस्कुराते हुए तैयार होता है, जैसे वो पिछली बार बहुत तैयारी करके रखा था ना। इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि एम्परर फिर उसकी बेइज्जती कर देगा, तो आज वो बहुत ही ढीले तरीके से रहता है, ज़्यादा तैयारी नहीं करवाता क्योंकि उसे उम्मीद तो है नहीं कि एम्परर आएगा। और वो आराम से ही चहचहाते हुए, कविताओं को गुनगुनाते हुए प्रेम भरी कविता को गा रहा था। यहाँ पर उसके साथ विभूषण बैठा हुआ था। दोनों बहुत पुराने एक पोएट की एक खूबसूरत सी रोमांटिक सी पोएम को गा रहे थे, रिसाइट कर रहे थे। एक मस्ती वाला माहौल बना हुआ था और उन्होंने खाने में भी बहुत सादी सी चीज़ें रखवाई हुई थी, क्योंकि अगर एम्परर आएगा तो भी ठीक है और नहीं भी आएगा तब भी वो उन सादी चीज़ों का ही सेवन करना चाहते थे। क्योंकि एम्परर ने अगर एक बार जंगछा की ईगो को हर्ट कर दिया है तो जंगछा भी किसी से कम नहीं। रिवेंज नाम तो सुना ही है ना, और ये तो युनमक के ओमेगास हैं, ये तो किसी के सामने झुकना भी नहीं जानते। तो बस वही रिवेंज की तैयारी आज हो रही थी। जंगछा बड़े ही हंसी ठिठोली के साथ अपने आंगन में बैठा हुआ अपनी अपनी प्यार सी आवाज़ में यहाँ पर रिसाइट करता है एक बहुत प्यारी सी पोयम, जहाँ पर एक ओमेगा को प्यार हो चुका था एक अल्फा से, लेकिन उसकी शादी तय हो जाती है उसके बड़े भाई से। तो कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये पोयम एक ऐसे बंदे के प्यार को जताती है जो कि किस्मत से किसी की लाइफ में आता है। कैसे वो अपने परिवार से लड़ता है और छोटे भाई से शादी कर लेता है। ये पोयम इसी को लेकर थी, लेकिन जंगछा अनअवेयर था इस बातों को लेकर कि क्या उसके बारे में रूमर्स गली गली में फैल चुके हैं। पैलेस की छोटी छोटी गली, छोटे छोटे लोगों में किस तरह से उसके कैरेक्टर को लेकर बात हो रही है कि उसने एम्परर से शादी करने के लिए हेंगुनजुन के बिस्तर तक जाने की कोशिश कर ली है, और वो इन सब चीज़ों से अनजान इस तरह की पोएम को रिसाइट कर रहा था। और जब उसके महल के पास एम्परर आया तो उसने ये पोएम सुनी तो उसकी गुस्से से मुट्ठियाँ भिज चुकी थी, क्योंकि वो जानता है कि इस तरह की पोएम किसी इंडिकेशन दे रही थी। क्या वो पोएम उसी इंडिकेशन दे रही थी कि उसका ओमेगा हेंगुनजुन का होना चाहता है। गुस्से से पागल तिल मिलाया हुआ हमारा जेवाजुन कदम को आगे बढ़ाता है, और यहाँ पर वो देखता है कि कितने मुस्कुराते हुए यहाँ पर विभूषण के साथ एक्टिंग करते हुए रिसाइट कर रहा था जंगछा। तभी अनाउंसमेंट हुई कि सम्राट पधार रहे हैं और पधार रहे हैं कि अनाउंसमेंट होते ही जंगछा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नज़र सीधा शिचेन से जाके टकराती है। वो अपनी जगह पे फ्रीज हो गया था, क्योंकि उसने तो कभी नहीं सोचा था कि सम्राट उसके आंगन में पधारेंगे। लेकिन अब क्या होगा ये देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।